नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटा मैप पे। मैं हूं कपिल शर्मा और आपको मालूम है कि हम इतिहास विषय की डेप्थ में जानकारी ले रहे हैं। अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता से या बात करें कि हम ताम्रपाषाण काल से हमने इतिहास प्रारंभ किया था और अब हम वैदिक काल पे पहुंच चुके हैं। ये लेटर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का दूसरा लेसन है हमारा। पहले लेसन में हम उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थितियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल की भूगोल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, जैसा कि हमने आपको मालूम होगा कि हम जब बात कर रहे थे उत्तर वैदिक का, एक ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। कि आपने समझा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा। कारण क्या था? उसका कारण था लोहे का प्रयोग था। लोहे के प्रयोग से जमीन जो जंगल थे वो काटे गए और भूमि जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा बढ़ा। जब भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसमें कृषि हुआ, कृषि हुई तो जब कृषि की अधिक पैदावारी होगी तो उस अधिक पैदावारी का क्या होगा? उपभोग के बाद उस चीज को बेचा जाएगा। एक प्रकार से बेचा वस्तु विनिमय के माध्यम से कुछ और जो वस्तुएं अन्य क्षेत्र में पैदा हो रही थी उन वस्तुओं को लिया और अपने अन्न को या अपने गेहूं चावल जो 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 भी उत्पादन कर रहे थे उसको दिया। उसके बदले में उस क्षेत्र का जो राजा था या कहे पहले जन था, ठीक, वो क्या हुआ? जन का जो जनपदी का प्रमुख था वो और शक्तिशाली हुआ और धीरे धीरे ये राजा के रूप में गठित हुआ। ठीक है, आपने समझा था कि राजा जो था वो कर की प्राप्ति करने लगा था। पहले क्या हुआ करता था? पहले जो बलि हुआ करता था, भाग बलि, जो कि एक फिक्स कर नहीं था। जो जनता थी वो अपने अनुसार जनता दिया करती थी राजा को। और अब क्या हो गया? 1/16 हिस्सा फिक्स हो गया कि आपको देना ही देना है। ठीक? और राजा जो था वो दैवीय सिद्धांत पे माना जाने लगे थे राजा को कि भैया भगवान मतलब ईश्वर की इच्छा है कि ये व्यक्ति राजा बने। ठीक है, और राजा बनने के बाद राज्य सूर्य यज्ञ कराना, वाजपेयी यज्ञ कराना, अश्वमेध यज्ञ कराने जैसी प्रथा प्रारंभ हो गई। वहीं हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल की धार्मिक प्रथाओं की, जो आपके सामने स्लाइडें चल रही हैं। इसमें हमने समझा था किस तरह से 4 वर्णों में बांट दिया गया था समाज को। ठीक है, और किस तरह से समाज को बांटने के बाद और उस पे कार्य हो रहे थे उपासना, जो यज्ञ और उपासना जैसी चीजें जो है वो प्रमुख रूप से सामने आ रही थी। ठीक है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञों का प्रयोग बढ़ रहा था। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं सर्व प्रमुख ही हो गया था। और पहले बहुत सारे देवता थे, आपने देखा था इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, अश्विन, पूषण, अदिति, इस तरह के देवता देवी देवता थे। अब केवल और केवल प्रमुख रूप से हमको ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि मतलब चर्चाएं मिल रही थी। ठीक है, ये चीजें हमने उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की चिंता, 16 संस्कार, ये सारे के सारे हमने विवाह के 8 प्रकार, निंदनीय विवाह कौन है और सही तरीके से विवाह जो जिनको बोल रहे हैं प्रशंसनीय विवाह कौन से थे, ये सारी चीजें हमने चर्चा की थी। अब आज के लेसन पे आएंगे आर्थिक स्थिति। उस दौरान उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, हमें इस चीज को समझना है। आर्थिक स्थिति को समझेंगे हम पूरा आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति दोनों चीजें हम समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, और फिर माफ कीजिएगा, फिर हम महाजनपद काल में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आज के लेसन को प्रारंभ। ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या था कि आपने ऋग्वैदिक काल में क्या समझा था? ऋग्वैदिक काल में आपने समझा था कि भाई सब सर्वप्रथम या प्रमुख काम क्या था ऋग्वैदिक काल में? पशुपालन था। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की जगह प्रथम पेशा जो है वो कृषि बना दी। ठीक है, अब कृषि प्रथम हो गया है और नंबर 2 पे आ गया है पशुपालन। पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था? नंबर 1 पे पशुपालन था, नंबर 2 पे कृषि था। ठीक है, इसका साक्ष्य के बारे में मिल रहा है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि भैया जो कृषि से संबंधित काम थे जैसे जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई, ये शब्द हैं जो कि आप गांव से संबंधित होंगे, अगर एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी रखते होंगे तो ये सारे के सारे शब्द। ठीक है, तो इस तरह की जुताई, कटाई, बुनाई वाली, मढ़ाई वाली चीज जो होने वाली प्रोसेस है कृषि उत्पादन में, इन सभी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है। ठीक है, और इसी ग्रंथ में एक कथा मिलती है जिसको बोलते हैं विधे माधव की कथा। क्या बोलते हैं? विधे माधव की कथा में। हाँ, ठीक है, विधे माधव की कथा में उल्लेख में है कि भैया जो गंगा घाटी क्षेत्र था वहां पे कृषि उत्पादन अत्यधिक, जैसे कि आज देखते हैं, आज भी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जहां जहां गंगा नदी है, यमुना नदी बह रही है।
नदी के किनारे वाला है, उपजाऊ क्षेत्र के, ठीक है। अगर आप ठीक है, तो ये हमें विधि माधव में कथा मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं कि गंगा घाटी क्षेत्र में जो है वो कृषि जो है वो प्रमुख रूप से होती थी। ठीक, लोहे का प्रयोग हो रहा है, जस्ट मैंने अभी आपको ब्रीफ में बताया, लोहे का प्रयोग हो रहा है, लोहे के उपकरण बनेंगे। उपकरण बनने से क्या होगा, उपकरण बनने से कृषि जो है वो सरल होगी, सरल होने से क्या होगा कि कृषि की तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों। ये कोई चीज सरल होती है ना तभी तो रुझान बढ़ता है, तो इस तरह से लोगों का रुझान बढ़ा कृषि की तरफ। ठीक है, यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द के प्रयोग। ठीक है, यजुर्वेद में लोहे को क्या कहा गया है, श्याम अयस और कृष्ण अयस। हाँ, एक जगह है अजंती खेड़ा, जहां से साक्ष्य मिले हैं कि पहली बार जो है कृषि से संबंधित जो लोहे के उपकरण, जैसे कि आज हल, आज की बात करें कि लोहे से संबंधित, कृषि से संबंधित क्या क्या उपकरण, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया, स्वीड्रेल हो गया, कल्टीवेटर, ये सारे से सारे के चीज आज के उपकरण है कृषि से संबंधित। तो उस दौरान जो हल थे, ठीक है, जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है के उत्पादन के लिए, कृषि के लिए, वो सभी क्या मिले थे, उपकरण जो हैं, लोहे के उपकरण जो है वो अजंती के। ठीक है, हाँ, बात करें तो उत्तर वैदिक काल के लोग जो है, उत्तर वैदिक काल मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण अरण्य के समय का काल। ठीक है, एक बार फिर से आपको देखो, ताकि आप लोग जो बच्चे नए जुड़े होंगे या जो भूल रहे होंगे, ताकि उन्हें एक स्टोरी याद रहे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे वो चारों प्रकार के बर्तनों से परिचित थे, या चारों प्रकार के मृद भांडों से। कौन कौन से चारों हैं, काले का लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, ठीक है, और काले रंग के अलग मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृद, मतलब काले लाल मृदभांड और काले और लाल दोनों के मिश्रित और धूसर चित्रित, इन चारों प्रकार के मृदभांड से, बर्तनों से, चारों प्रकार के बर्तनों से उत्तर वैदिक काल के लोग क्या थे। ठीक है, एक शब्द और मिल रहा है जो व्यापारियों का प्रधान होता था, उस व्यक्ति को कहा जाता था श्रेष्ठन। क्या कहा जाता था, श्रेष्ठन। यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठन शब्द का उल्लेख मिल रहा है, जो कि व्यापारी वर्ग का। आपके क्वेश्चन बने कि उत्तर वैदिक काल में कौन व्यक्ति, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग का था, उसको क्या कहते थे उसको। ठीक है, तो आपको ये, हाँ, जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार किस तरह हो रहा था, वो हो रहा था वस्तु विनिमय के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से। एक एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने अगर सन 2005 या 2010 या 15 तक अगर आप गांव से संबंधित थे, या आपके जो मित्र गांव में होंगे उनसे पूछिएगा कि, अब कई जगह अभी भी होगा मे बी, ठीक है, गांव में ये देखने को मिलता था, सब्जी वाला सब्जी देता था और गांव में लोग बाग उसको गेहूं, चावल, चना, जो जिस चीज का फसल का उत्पादन है वो दिया सब्जी के। ये होता है वस्तु विनिमय। आपने एक वस्तु दी, उसके बदले हमने आपको दूसरी वस्तु। ठीक है, इस तरह जो व्यापार का माध्यम था वो वस्तु विनिमय था। कारण क्या था कि मुद्रा जो है वो प्रमुख रूप से चलन में। ठीक है, तो क्या माध्यम है, वस्तु विनिमय। तो चलिए अब हम स्लाइड को समझते हैं, क्या कहती है स्लाइड। मतलब मोस्टली आपने बात समझ ली, जो मुद्रा है वो वस्तु विनिमय का माध्यम, मतलब माध्यम नहीं है। निष्क, सतनाम, पाद, इफणल, रतिका, गुंजा आदि ये माप की विभिन्न विभिन्न इकाई, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, क्विंटल, टन, ठीक है, उस प्रकार से उस समय निष्क, सतनाम, पाद, कृष्णाल, रतिका, गुंजा ये नाप की विभिन्न विभिन्न है। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में, निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण, सोने के भूषण जो ज्वेलरी, ठीक है, था, और तब एक मुद्रा माने जाने लगे। एक प्रकार से सोने की जो आभूषण थे उसको एज एक मुद्रा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, जो कि बहुत कम मात्रा में। ठीक है,
लेन देन में प्रयोग हो रहा था, लेकिन बहुत कम मात्रा में। एक्चुअली में एक पर्टिकुलर सिक्का या मुद्रा नहीं थी, वो सोने की चीजें हैं, ठीक है, उसको प्रयोग कर रहे थे। जैसे आज भी सोने का प्रयोग कर सकते हैं अगर मुद्रा नहीं है ना। तो सोने का अपन सामान दे दिया, बर्तन या सॉरी ज्वेलरी दे दी, उसके बदले में पैसा ले लिया, उसके बदले में सामान। तो सोना तो हमेशा से चलमान वस्तु रहा है ना। तो निष्क, सतनाम, कृपणल और पात जो है वो मुद्रा के प्रकार थे, जैसा कि आप जान चुके हैं। और एक शब्द आता है कि पहले कहा जाता था भारतीय इतिहास में, भारतीय धार्मिक इतिहास में, कि जो व्यक्ति समुद्र पार जाएगा, अभी आप जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब देखेंगे 1857 की क्रांति में एक प्रमुख कारण था कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा था। और कहा जाता था इसके इस मायने, तो उस क्षेत्र में लोग बात कहते थे कि इस व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट, ठीक है। तो अब यह बहुत बारीकी से बात जानेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे उन्हें समुद्र का ज्ञान हो चुका, ठीक है, ऐसा हमें प्रमाण मिलता है। और कारण क्या है? क्योंकि इस समय के, इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का, अब का हिस्सा है, तो पूर्वी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, तो इस तरफ के दोनों समुद्रों का क्या था, यहाँ पे समुद्र, यहाँ के समुद्र का दोनों का वर्णन मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब है कि ये समुद्रों के बारे में जानकारी रख रहे थे, ठीक है। और बात करें तो वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्राओं की भी चर्चा की गई, ठीक है। इससे मालूम चलता है कि ये समुद्र यात्राएं जो हैं वो वाणिज्यिक और व्यापार की गई। और बात करें, हम बार बार बात कर रहे हैं कि लोहे का प्रयोग कर रहे थे उस दौरान, तो लोहे के प्रयोग के साथ साथ उस काल में, उस समय में तांबा, तांबा, टिन, चांदी, ठीक है, सीसा, इन सभी से भी परिचित हो चुके हैं आज, ठीक है। सोने से आप जान ही रहे हैं, जब सोने के आभूषण पहन रहे हैं तो सोने होंगे ही होंगे, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक समाज में जो ऋण की संख्या थी वो 3 ऋण हुआ। सामाजिक ऋण, कौन कौन से थे वो सामाजिक ऋण 3 प्रकार के? वो थे पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों ऋणों से छुटकारा पाने के लिए, और इन तीनों ऋणों से छुटकारा पाने के लिए, अगर व्यक्ति अगर तीनों ऋणों से छुटकारा पा जाए अगर, तो उसको उसका जीवन सफल माना जाए। पितृ ऋण से अगर बात करें हम, पितृ ऋण, पिता का ऋण उसने उत्पन्न किया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति का ऋण मुक्त करना। ऋषि ऋण, ऋषि क्या कर रहा है, आपको एजुकेशन दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है। उस जो व्यक्ति हमें शिक्षा दिया उसका उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, शिक्षा देके, अब उसका कर्तव्य, ठीक है। तो ये ऋषि ऋण हो गया। कैसे करेंगे पूरा? आप पितृ ऋण कैसे करेंगे? संतान उत्पन्न करके, क्योंकि पिता ने आपको उत्पन्न किया, तो आप एक नई संतान उत्पन्न करके इस ऋण से मुक्त। ऋषि ऋण कैसे चुकेगा? अपने पुत्र को शिक्षित करके, क्योंकि ऋषि ने आपको शिक्षित किया है, तो अब आप अपने पुत्र को शिक्षित करेंगे, इससे मुक्त हो। देव ऋण क्या है? धार्मिक पूजा, अनुष्ठान और यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से अलग है होगा। इस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं इन तीनों ऋणों के में उत्तर वैदिक, ठीक है। तो अब बात करें हम दर्शन की, ठीक है। उस दौरान उत्तर वैदिक काल में सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो सब हमारे कितने दर्शन है? 6 दर्शन इनको बोलते हैं। तो ये 6 के 6 दर्शन है, इनके बारे में अभी हम डिटेल से, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ही 6 दर्शन के साथ साथ बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षड दर्शन जैसे आपने देखा समझा भी, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत, ठीक है, इनका दर्शनों का बीजांतरण, रूपांतरण हुआ। और मीमांस को पूर्व मीमांस और वेदांत को उत्तर मीमांस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम ये दर्शन समझ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, कोई दो राह नहीं है, इनको याद करें, कोई रास्ता नहीं है, इनको याद करें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे
हूँ कि आपको इसको नोट्स में अपने शामिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शन है, यहाँ पे किस व्यक्ति ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही अलग अलग चावार्क, चावार्क योग दर्शन पतंजलि का है, सांख्य दर्शन कपिल का है, कपिल मुनि का, न्याय दर्शन गौतम का है, पूर्व मीमांस जैमिनी का है, ठीक है। और उत्तर मीमांस वादरायण का है, वैशेषिक दर्शन कणाद का है, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है, कणाद या उलूक का शब्द को, इन दर्शनों को आपको याद रखना, ठीक है। अगर किसी के मन पे और कोई विचार चल रहा हो, ठीक है, तो आप बताइए। चलते हैं अब हमारे उत्तर वैदिक काल के समय मृत्यु की चर्चा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख मिला है, जो कि हमें शतपथ ब्राह्मण का है। और शतपथ ब्राह्मण में ही मोक्ष की चर्चा भी सर्वप्रथम की गई है। तो यह बात सुन याद करिएगा कि हमारे शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, तो उपनिषद में सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा और इस मृत्यु लोक से मोक्ष पाने की चर्चा भी की गई है, ठीक है। और एक हमारा उपनिषद है जिसका नाम है वृहदारण्य, उसमें बात की गई है पुनर्जन्म। तो अगर बात बने कि पूछे क्वेश्चन बने उत्तर वैदिक काल में किस उपनिषद में पुनर्जन्म की अवधारणा की बात है, तो वृहदारण्य है, वृहदारण्य है, उसमें ये व्यक्ति का जन्म पुनर्जन्म होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में मैंने शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पत्नी को, स्त्रियों को अर्धांगिनी का दर्जा दिया। ये क्वेश्चन बना है कई बार, इस क्वेश्चन को ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। आपको मालूम होगा कि ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में इस तरह यज्ञ और कर्मकांड क्या हुए थे, बढ़ोतरी। तो इस यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के, अथर्ववेद के बाद आपने देखा, ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद उपनिषदों की बात, ठीक है। तो उपनिषदों में क्या है कि कर्मकांड और यज्ञ जो है बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ चुके, ठीक है। तो इस वजह से इसकी क्या की गई थी, इसकी निंदा की गई। और ब्रह्म एक व्यक्ति, ब्रह्म ईश्वर की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई थी और ये कर्मकांड और यज्ञों विरोध किया। उत्तर वैदिक काल में एक उपनिषद है जिसका नाम है छंद योग उपनिषद। इसमें 3 आश्रमों के बारे में बात की गई है उस दौरान के समाज। कौन कौन से हैं उपनिषदों के काल में? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। याद रखिएगा, अगर बात करें कि आश्रम कितने हैं, 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इसके बारे में जानकारी कहाँ से? इसके बारे में जानकारी है छंद योग उपनिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बात को। परंतु बाद में जवालोपनिषद में सर्वप्रथम हमें 4 आश्रम की बात, अगर आपके दिमाग, सर हमने तो 4 पढ़े हैं, तो याद रखना है आपको 3 उपनिषदों के बारे में। छंद योग उपनिषद से मिल रही है और 4 उपनिषदों के, 4 आश्रम के बारे में, जवालोपनिषद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और, ठीक है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा और अपने नोट में नोट, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हमें 5 जो प्रकार के, जो मतलब प्रमुख रूप से यज्ञ मिल रहे हैं, ठीक, उनके बारे में सबसे पहली बात करेंगे। जैसे राजसूय यज्ञ की हम बात कर चुके हैं आपसे। राजसूय यज्ञ में क्या था, राजा के अभिषेक समय ये किया, अश्वमेध यज्ञ किया। मैं अभी एक एक करके बात करूंगा, जनरली आप ताकि आपको याद बना रहे। अश्वमेध यज्ञ में अपनी साम्राज्य की वृद्धि, अपने आप को ताकतवर बनाने, ठीक है। और वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो युद्ध कला प्रशिक्षण उसमें होता था, प्रशिक्षण के बाद जो युद्ध होता है उनके बारे में, मतलब कह सकते थे अपनी शक्ति दिखाना, रथ दौड़ करना, एक प्रकार से मनोरंजक होता था,
ठीक है। और एक था कौतुमाड़ी यज्ञ, ठीक है। इसे इसमें क्या क्या पशुओं को और सुरा मतलब शराब जिसको बोल सकते हैं आज के समय, ये आहुति दी जाती थी। पुरुष में एक यज्ञ अपने आप को स्वस्थ विद्वान दिखाने के लिए किया जाता है। चलो हम एक एक करके इनको देखते हैं और टारगेट करके आज उत्तर वैदिक काल को समाप्त करें, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ। सबसे पहले अश्वमेध सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है। राजा द्वारा साम्राज्य की नहीं, सीमा की वृद्धि के लिए किया जाता था। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र रूप से, और जहां जहां तक घोड़ा जाता था वहां वहां तक क्या होता था। आपने रामायण देखी होगी, लव कुश कांड देखा होगा, ये वही घोड़ा है जो प्रभु श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के कराने के बाद छोड़ा जाता, ठीक है। राजसूय यज्ञ राजा का राज्य अभिषेक से संबंधित, जब राजा का राज्य अभिषेक उस दौरान राजसूय यज्ञ होगा ही। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का मनोरंजन। अग्निष्टोम यज्ञ, इससे मालूम चल रहा है आपको, पापों का क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने के वाली नाव के रूप में वर्णित था अग्निष्टोम, ठीक है। पौत्रामणि यज्ञ यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती। पुरुष मेघ यज्ञ, नाम से मालूम चल रहा है पुरुष पुरुष अपना दिखाने के लिए, तो ये पुरुष मेघ यज्ञ जो है वो राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य स्वस्थ और विद्वान पुरुषों की बलि का प्रावधान, आप समझ रहे हैं, रूप है ये, ठीक है। यज्ञ के नाम पे जो आपके यहाँ विद्वान पुरुष हैं उनकी ही दी जा रही है। तो थैंक यू, ये आपका आज उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे आपसे अगले लेसन में महाजनपद, ठीक है। अब हम महाजनपद काल की प्रारंभ करेंगे और महाजनपद काल पढ़ेंगे। इसमें 16 महाजनपद है। अगला लेसन जो आएगा आपका वो महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक प्रकार से कह सकते हैं बुद्ध काल प्रारंभ हो जाएगा, या फिर हम मगध को पढ़ लेंगे, ठीक है। और मगध के बाद फिर हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। अगर किसी प्रकार का सुझाव है आपका तो आप दीजिएगा, ताकि हम अपने लेसन को और बेहतर कर सके। आपकी एक शिक्षा जो है परंपरागत तरीके, सही तरीके, हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो इन लेक्चरों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.